In this video, we will discuss the ordinal utility approach of consumer equilibrium. ये अप्रोच स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमको इस अप्रोच को क्लियरली समझने में हेल्प आउट करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व की. Indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundle of two goods among which the consumer is indifferent. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? उन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस का जिन दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस के लिए कंज्यूमर क्या है? इंडिफरेंट. मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन उन सभी कॉम्बिनेशंस पे क्या है? सेम. उसके सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं है. लाइक से फॉर एग्जांपल ये हमको टेबल 2.5 में एक स्केड्यूल दिया हुआ है. कॉम्बिनेशंस बनाए हैं हमने एप्पल और बनाना की अलग अलग यूनिट्स को लेकर. 1 एप्पल और 15 बनाना को हमने कंबाइन करके क्या नेम दिया है कॉम्बिनेशन को? P. सिमिलरली कॉम्बिनेशन Q में 2 एप्पल्स हैं, 10 बनानास हैं. कॉम्बिनेशन R 3 एप्पल्स 6 बनानास. कॉम्बिनेशन S में 4 एप्पल्स हैं, 3 बनानास हैं. एंड कॉम्बिनेशन T में 5 एप्पल्स हैं, 1 बनाना. अब अगर कंज्यूमर हमारा इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए इंडिफरेंट है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इन सभी कॉम्बिनेशंस में क्या है? सेम. तो बेसिकली इन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके जब हम कर्व बनाएंगे तो ये कर्व हमारा क्या कहलाएगा? इंडिफरेंस कर्व. नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. इट मीन्स दैट a rational consumer always prefer more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. बेसिकली मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा वो कॉम्बिनेशंस चूज़ करता है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलें, बिकॉज ज़्यादा कमोडिटीज़ उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. लाइक से फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे 2 बंडल्स के ऑप्शंस दिए हैं. केस फर्स्ट में फर्स्ट बंडल है हमारा 10 एप्पल एंड 10 बनानास का, और सेकेंड बंडल है 7 एप्पल एंड 7 बनानास का. अगर कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस रखता है तो वो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेगा, बिकॉज ओवरऑल इसमें उसको 20 यूनिट्स मिल रही हैं दोनों फ्रूट्स की, और इसमें ओनली 14 यूनिट्स. ज़्यादा यूनिट्स किस में है? फर्स्ट यूनिट, इसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन में. देयरफॉर मोनोटोनिक प्रेफरेंस रखने वाला कंज्यूमर क्या करेगा? इसको चूज़ करेगा. हालांकि अगर कंज्यूमर इनडिफरेंट है तो उसको दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमने इंडिफरेंस कर्व में डिस्कस किया. लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला कंज्यूमर क्या करेगा? जिसमें उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, ज़्यादा कमोडिटीज़ मिलेंगी, वो उस कॉम्बिनेशन को चूज़ करेगा, बिकॉज उससे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस मैप. Indifference map refers to the family of indifference curves that represent consumer preferences over all the bundles of two goods. इंडिफरेंस मैप जो होता है बेसिकली ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है. जब हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ एक ही ग्राफ पे बनाते हैं तो उनको कंबाइन हम क्या बोलते हैं? इट्स अ इंडिफरेंस मैप. बेसिकली हर इंडिफरेंस कर्व अपने आप में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है जो कंज्यूमर को मिलता है उस कर्व पे प्लॉट होने वाले सभी कॉम्बिनेशन से. जितना ऊपर हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, मतलब जितना हायर बनेगा, उतना ज़्यादा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को डिनोट करेगा. इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करें अगर, तो ये जो IC3 है ये सबसे ऊपर बना है, देयरफॉर ये सबसे ज़्यादा हायर सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है एज कम्पेयर टू IC1 एंड IC2. नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MRS. It refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remain the same. MRS बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा रेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों कमोडिटीज़ में एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किस तरीके से कर सकते हैं, सो दैट कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सेम रहे, वो चेंज ना होने पाए. ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना. कई बार ये होता है कि हमारे इसको एक्सप्लेन करते वक्त स्टूडेंट्स ये तो मेंशन कर देते हैं कि ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करता है, लेकिन ये चीज़ मेंशन करना भूल जाते हैं कि टोटल सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर का वो सेम होना चाहिए. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो हमको ध्यान में रखना है. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. MRS क्या होता है? MRS वो रेट होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, सो दैट कंज्यूमर का टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे, वो चेंज ना होने पाए. फॉर्मूले की बात करें अगर, तो बेसिकली MRS का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन. यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट थे वो बनाना और एप्पल थे अभी एग्जाम्पल में.
इसलिए हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला मेंशन किया है उसमें प्रोडक्ट का नेम मेंशन किया हुआ है, दैट इज यूनिट ऑफ बनानास विलिंग टू सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। बेसिकली हमको यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस ऊपर न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में यूनिट ऑफ गेन आएगा। एमआरएस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, दैट इज एमआरएस मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसको मेजर करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को। ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम एग्जाम्पल और फिगर के थ्रू समझेंगे। टेबल नंबर 2.6 में हमको कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं एप्पल और बनाना के, P, Q, R, S एंड T। कॉम्बिनेशन P में हमारे पास 1 एप्पल है और कॉम्बिनेशन P में बनानास हमारे पास हैं 15। नाउ अगर हमको एप्पल गेन करना है, मतलब 1 से 2 पे आना है, अगर एक एप्पल हमको गेन करना है तो हमको ये बनाना में क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। तो हमने कितने बनाना यहाँ पे सेक्रीफाइस किए? 15 से हम कितने पे आ गए? 10 पे, मतलब 5 बनानास का हमने सेक्रीफाइस किया। एमआरएस का फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस अपॉन गेन। हमने कितने बनाना सेक्रीफाइस किए? 5, और गेन कितना है हमारा? 1 एप्पल का। तो ये 5:1 हमारा क्या हो गया? एमआरएस, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जब हमको 2 से 3 पे आना है, मतलब एक एप्पल हमको और गेन करना है, तो अगेन हमको बनाना को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। तो हमने फिर सेक्रीफाइस किया और अब हमारे पास कितने बनाना बचे हैं? 6। एमआरएस कितना हो गया हमारा? 4:1, क्योंकि सेक्रीफाइस कितना है हमारा? 10 to 6 4 यूनिट का, और गेन कितना है? 2 to 3 1 यूनिट का। सिमिलरली 3 to 4 जब हमको एक एप्पल और गेन करना है तो अगेन हमको बनाना में क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। कितने बनाना यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस किए? 3 बनानास। तो हमारा एमआरएस क्या हो जाएगा? 3:1। सिमिलरली जब हमको 4 से 5 एक एप्पल और गेन करना है तो हमको बनाना में फिर क्या करना पड़ा? अगेन सेक्रीफाइस, दैट इज 3:1। अभी हमने कितने बनाना का सेक्रीफाइस किया? 2 बनानास का। देयरफॉर हमारा एमआरएस क्या हो गया? 2:1। इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अगर हम अपना फिगर प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? एप्पल। मतलब जिस प्रोडक्ट या जिस कमोडिटी में हम गेन करेंगे वो हमारी कहाँ पे जाएगी? एक्स एक्सिस पे। और जिस कमोडिटी में हम सेक्रीफाइस करेंगे या जिस प्रोडक्ट में सेक्रीफाइस करेंगे वो कहाँ पे जाएगी? वाई एक्सिस पे। बनाना में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए बनाना की वैल्यूज़ को हम कहाँ पे डिनोट करेंगे? वाई एक्सिस पे। एप्पल में हमने गेन किया है, इसलिए एप्पल कहाँ जाएगा हमारा? एक्स एक्सिस पे। जब हमारे पास 1 एप्पल था तो हमारे पास बनाना कितने थे? 15। तो ये हमको पॉइंट मिल गया P। जैसे ही हमको एक यूनिट एप्पल की गेन करनी थी 1 से 2, ये हमको आगे बढ़ना था एक स्टेप, तो हमको क्या करना पड़ा? बनाना में 15 to 10 मतलब 5 बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब ये हम एक 5 पॉइंट्स नीचे आए तो हम एक पॉइंट आगे बढ़ पाए। अगेन सिमिलरली जब हमको 2 to 3 बनाना पे एप्पल पे आना है तो हमको 4 बनानास का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये हमने 4 बनानास सेक्रीफाइस किए तो हमको एक एप्पल और मिला। सिमिलरली हमने फिर 3 बनानास सेक्रीफाइस किए, एक एप्पल और मिल गया। फिर 2 बनानास सेक्रीफाइस किए, एक एप्पल और मिला। 1 बनाना हमारे पास अब कितना बचा है? ओनली 1 बनाना, और लास्ट पॉइंट पे हमारे पास एप्पल्स कितने हैं? 5। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमको कर्व कौन सा मिल रहा है? इंडिफरेंस कर्व। ये सारे पॉइंट्स पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या है? सेम। हमने एमआरएस की डेफिनेशन में पढ़ा था, टोटल सेटिस्फैक्शन क्या रहता है कंज्यूमर का? सेम। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम। और जब सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम होता है तो बेसिकली वो कर्व क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व हमने किसकी हेल्प से बनाया? बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि हम कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं? एक यूनिट गेन करने के लिए। और ये जो सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो है या रिलेशनशिप है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एमआरएस से। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो किससे रिप्रेजेंट होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके शेप की बात करें अगर तो ये कौन सा शेप है? कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप्ड होता है। क्यों? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिशिंग, मतलब वैल्यू गिरती है। जब भी हम किसी कर्व या किसी फिगर के शेप की बात करते हैं तो बेसिकली उसका शेप डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फिगर की स्लोप किस मूवमेंट में मूव कर रही है। क्या उसकी स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप रिप्रेजेंट की जाती है एमआरएस से, और एमआरएस की वैल्यू क्या होती है? डिक्लाइनिंग। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 ये डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा हमारा? कॉन्वेक्स शेप्ड होगा। रीजन क्या लिखेंगे हम? बिकॉज एमआरएस क्या होता है? डिमिनिशिंग, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप्ड होता है।
ना इसी पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो एमआरएस की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, डिक्लाइन क्यों हो रही है। एमआरएस के डिक्लाइन होने का रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हम पर्टिकुलर एक यूनिट में गेन करते हैं और दूसरी यूनिट में सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये जो हमारा सेक्रीफाइस होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम जिस यूनिट में गेन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली किसी चीज़ को कंज्यूम करने से उससे मिलने वाला जो हमारा एडिशनल सेटिस्फैक्शन होता है वो कम होता है। इस चीज़ को प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास 1 एप्पल थे और 15 बनानास थे, तो इनिशियली अभी हम बहुत ईगर थे कि हाँ हमको और ज़्यादा एप्पल चाहिए हैं। दैट्स वाई हमने एक एप्पल और लेने के लिए एक साथ इकट्ठे एकदम से 5 बनानास का सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन जब वो हम एक एप्पल और कंज्यूम कर लेंगे, 2 एप्पल्स हम कंज्यूम कर लेंगे, तो बेसिकली अब थर्ड एप्पल जो है हमको वो कंपेटिवली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू सेटिस्फैक्शन लेवल क्या देगा, कम। ओवरऑल उससे जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन होगा हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू। तो जब सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप उसके लिए सेक्रीफाइस भी क्या करोगे, पहले से कंपेरेटिवली कम करोगे। देयरफॉर अब हमने कितने बनानास का सेक्रीफाइस किया, ओनली 4 बनानास। सिमिलरली जब हम 3 यूनिट्स एप्पल की कंज्यूम कर चुके हैं, तो अब जो 4th यूनिट है एप्पल की, कंपेरेटिवली वो हमको और ज़्यादा कम सेटिस्फैक्शन देगी। तो अगर सेटिस्फैक्शन हमारा कंटिन्यूसली कम होगा, तो हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को गेन करने के लिए, वो सेक्रीफाइस भी हमारा पहले से क्या होगा, रिड्यूस। बिकॉज जब सेटिस्फैक्शन कम है तो कोई भी कंज्यूमर उसके लिए उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा जितना वो पहले कर रहा था। दैट्स वाई जो सेक्रीफाइस की वैल्यू है ये लगातार क्या हो रही है, गिर रही है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। हालांकि जो गेन है वो डिनोमिनेटर में तो वो हर जगह 1 पे है, इसलिए 1 से डिवाइड करना या रेशियो में 1 को रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम सिर्फ सेक्रीफाइस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो सिर्फ सेक्रीफाइस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एमआरएस की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन। सेक्रीफाइस डिक्लाइन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि एमआरएस डिक्लाइन क्यों करता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। नाउ वी विल डिस्कस द असम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है हमारा 2 कमोडिटीज़। पहला असम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व का, कि कंज्यूमर के पास जितनी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम है या मनी है, कंज्यूमर उससे सिर्फ 2 ही गुड्स पे खर्च करेगा, उससे 2 ही गुड्स कंज्यूम करेगा, जिनकी प्राइसेस क्या होंगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन स्टैटिटी, मतलब नॉन सेचुरेशन। कंज्यूमर कभी भी पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे नहीं पहुंचेगा। हमेशा कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ कंज्यूम करने की कोशिश करेगा जिससे उसको हायर सेटिस्फैक्शन मिल सके। मतलब हमेशा कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। पॉइंट ऑफ सेचुरेशन या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब कंज्यूमर यहाँ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने प्रेफरेंस को रैंक कर सकता है। जैसे कार्डिकल यूटिलिटी अप्रोच में हम अपने सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में डिनोट करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को, उसी तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स की रैंकिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर 3 प्रोडक्ट हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा किस प्रोडक्ट के लिए, मतलब जाहिर सी बात है कि उससे हमारा सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। सेकेंड प्रेफरेंस पे हमारा सेकेंड रैंक हम किस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, सिमिलरली थर्ड रैंक हमने कौन से प्रोडक्ट को दी हुई है। सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे हम प्रोडक्ट को अलग अलग रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने डिस्कस किया पहले। इंडिफरेंस कर्व में हम ये मान के चलेंगे कि एमआरएस क्या होता है, हमेशा डिमिनिशिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसा होगा हमारा, रैशनल, मतलब वो हमेशा टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम अप्रोच करने की कोशिश करेगा। Now we will discuss the properties of indifference curve. First property is indifference curve is always convex to the origin. Indifference curve क्या होता है, हमेशा convex shape में होता है। Reason क्या है इसका, because MRS क्या होता है, diminishing. MRS diminishing क्यों होता है, because of law of DMU, जो अभी हमने ऊपर point discuss किया। नेक्स्ट पॉइंट इज या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। पहला पॉइंट कर्व का हमको कहाँ मिलेगा, ग्राफ में ऊपर की तरफ। लास्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे मूवमेंट होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज जब हम एक कमोडिटी में गेन करते हैं तो दूसरे में कंपलसरी हमको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस।
दैट्स वाई जो हमको पॉइंट्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, सेक्रीफाइस की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए मिलते हैं. थर्ड पॉइंट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मतलब ओवरऑल इंडिफरेंस मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंज्यूमर जितना ऊपर अपना सेटिस्फैक्शन रखना चाहेगा, जितना हायर उसका इंडिफरेंस कर्व होगा, उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो कर्व रिप्रेजेंट करेगा. बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा कमोडिटीज़ को चूज़ करता है, बिकॉज ज़्यादा कमोडिटीज़ उसको क्या प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन. फोर्थ पॉइंट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कर्व पे ओवरऑल जितने भी पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, सेम. अपार्ट फ्रॉम दैट कर्व जितना ऊपर बनेगा उतना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो डिनोट करेगा. अकॉर्डिंग टू IC1 अगर हम बात करें तो ये इंडिफरेंस कर्व 1 पे दो पॉइंट्स हैं हमारे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो IC1 के अकॉर्डिंग ए और बी पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या होना चाहिए, सेम. सिमिलरली IC2 पे भी दो पॉइंट हैं, ये सेम पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट सी. देयरफॉर IC2 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ए और सी पे भी बराबर होना चाहिए. तो अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी और सी भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. बट क्या इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिनोट करेंगे, नो. क्यों, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द सेटिस्फैक्शन. ये जो पॉइंट सी है ये बी से ऊपर बना है, हाई पे पोजीशन पे बना है, तो ये सी पॉइंट ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा, बी पॉइंट कम सेटिस्फैक्शन शो करेगा. अगर ये दोनों अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल शो कर रहे हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर एक कॉमन पॉइंट से दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकता. बिकॉज अगर एक सिंगल पॉइंट से दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट कंपल्शन लेकर आएगा कि बाकी सारे पॉइंट्स भी क्या हो जाएं, एक दूसरे के इक्वल, जो पॉसिबल नहीं होगा. देयरफॉर वी कैन से दैट कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी. नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करता है. बिकॉज अगर इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन क्या है, ज़ीरो, जो नहीं होता है. हम दोनों कमोडिटीज़ की कोई ना कोई यूनिट लेके चलते हैं. सिमिलरली अगर इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा, यहाँ कहीं भी अगर टच करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई कमोडिटी का कंजम्पशन क्या है उस पॉइंट पे, ज़ीरो. सिमिलरली हम वाई कमोडिटी पे भी हम जिस भी प्रोडक्ट की बात करते हैं हम उसकी भी क्वांटिटी को ज़ीरो नहीं लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में कहीं भी. दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा. बिकॉज वो अगर एक्सिस को टच करता है कहीं पर भी तो उसका मतलब क्या होगा कि पर्टिकुलर अपोजिट कमोडिटी की क्वांटिटी क्या हो रही है, ज़ीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व दोनों ही एक्सिस को टच नहीं करेगा. Next topic is budget line. Budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and price such that the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer. Budget line क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम पे प्रोडक्ट के पर्टिकुलर प्राइसेस पे परचेज करेगा. ऐसे कॉम्बिनेशंस जहां कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो रही हो. बेसिकली ऐसे कॉम्बिनेशंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो हमको कर्व मिलेगा या जो हमको लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ बजट लाइन. बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं. बेसिकली बजट लाइन पे सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस आएंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू कंज्यूमर की इनकम के एग्जैक्टली इक्वल हो. सिमिलरली बात करें बजट सेट की अगर, तो बजट सेट में वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं दो गुड्स के जो कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अफोर्ड कर सकता है पर्टिकुलर प्राइसेस पे. बजट सेट के केस में कॉम्बिनेशंस की वैल्यू कंज्यूमर के इनकम के इक्वल होना ज़रूरी नहीं है. बेसिकली वो इक्वल भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है. जितने कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अफोर्ड कर सकता है वो सारे कॉम्बिनेशंस किस में आएंगे, हमारे बजट सेट में.
पहले इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, फिर इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन की। बजट लाइन की जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M, दैट इज मनी इनकम, इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी A इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी A प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी B इंटू क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी B। ये जो M है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मनी इनकम। से फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंज्यूमर की इनकम है 10 रुपीज़, प्रोडक्ट ए की प्राइस है 4 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी की प्राइस है 2 रुपीज़। अब हमको डिज़ाइन करने हैं बजट सेट और बजट लाइन के कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले इन कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इन कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं बंडल। ये जो बंडल्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है स्मॉल ब्रैकेट में, बीच में कॉमा आता है, कोई और सिंबल या रिप्रेजेंटेशन हमको अपने मन से यूज़ नहीं करना है। यहाँ इस पोजीशन पे आती है प्रोडक्ट ए की या कमोडिटी ए की क्वांटिटी और इस पोजीशन पे आती है कमोडिटी बी की क्वांटिटी। बजट सेट बनाने का जो तरीका है, ईजीएस्ट वे की अगर मैं बात करूँ तो हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं जिससे कोई भी बंडल बनाने से हम रह नहीं जाएं, सारे बंडल्स हम कवर कर पाएँ। पैटर्न क्या है? हम स्टार्ट करेंगे 0 से, बिकॉज बजट सेट में वो सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। अब कंज्यूमर के पास 10 रुपये हैं, प्रोडक्ट ए 4 रुपये का है, प्रोडक्ट बी 2 रुपये का है, तो ये भी एक ऑप्शन है कि कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज़ को परचेज ना करे। अवेलेबल ऑप्शन तो है ये भी कंज्यूमर के पास, इसलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे 0,0 एज अ पार्ट ऑफ बजट सेट। अब करना क्या है हमको कि किसी भी एक सेक्शन को हम कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरे को इंक्रीज करना चालू करेंगे। चाहो आप ए की क्वांटिटी को एक बार कांस्टेंट कर दो 0 या बी के 0 को एक बार यहाँ पे ये कांस्टेंट मान लो। दोनों में से हम कोई भी पैटर्न ऑप्ट कर सकते हैं, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा, हम सारे बजट सेट के सारे बंडल्स को कवर अप कर पाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे ए की क्वांटिटी को 0 कांस्टेंट कर दिया है, अब हम बी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास 0,1। अगर हम ए की 0 यूनिट और बी की 1 यूनिट परचेज करते हैं, बिकॉज बी की प्राइस 2 रुपये है तो ओवरऑल हमारे पैसे कितने खर्च होंगे? 2 रुपये। ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, तो ये हमारे बजट सेट का पार्ट हो गया। अगर हम 0,2 ये ऑप्शन चूज करते हैं, ए की 0 क्वांटिटी, बी की 2 क्वांटिटी, बी की प्राइस कितनी है? 2 रुपये। बेसिकली इस बंडल को ऑप्शन को यूज़ करने में हमारे कितने पैसे खर्च होंगे? 4 रुपये। कितने पैसे हैं हमारे पास टोटल? 10 रुपये। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है। सिमिलरली 0,3 पे 6 रुपये खर्च हो रहे हैं, 0,4 पे 8 रुपीज़ और 0,5 पे टोटल 10 रुपीज़। ये सारे ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से कोई भी ऑप्शन कंज्यूमर चूज कर सकता है, ये सारे वो अफोर्ड कर सकता है। अगर हम 0,6 की बात करें, मतलब ए की 0 यूनिट और बी की 6 यूनिट अगर हम परचेज करना चाहते हैं, तो इन दैट केस हमारे कितने पैसे खर्च होने चाहिए? 12 रुपीज़। अब कंज्यूमर के पास कितने हैं? 10 रुपये, तो 12 रुपये खर्च करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने इसको 0,5 पे क्या कर दिया? स्टॉप। इसके बाद हम वापस ऊपर आएंगे और उसके बाद हम अगले कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करके चालू करेंगे। मतलब अभी तक हम ए की सारी क्वांटिटीज़ को 0 लेके चल रहे थे, अब हम ए की 1 यूनिट परचेज करेंगे और फिर बी की यूनिट्स को चेंज करना चालू करेंगे। अगर हमने ए की 1 यूनिट परचेज कर ली, मतलब 4 रुपये तो खर्च हो गए हैं। बी की अगर हम 0 यूनिट परचेज करते हैं तो टोटल 4 रुपये खर्च होंगे। ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, देयरफॉर ये बजट सेट का पार्ट होगा। सिमिलरली अगर हम 1,1 ये बंडल ऑप्शन यूज़ करते हैं, इस केस में 4 रुपये ए पे खर्च हो रहे हैं, 2 रुपये बी पे, टोटल कितने रुपये खर्च होंगे? 6 रुपये। ऑप्शन अफोर्डेबल है कंज्यूमर के लिए, बिकॉज देयरफॉर ये बजट सेट का पार्ट होगा। 1,2 अगेन इस पे 4 रुपये खर्च हुए ए पे और बी पे भी 4 रुपये, ओवरऑल 8 रुपये खर्च हुए, 10 रुपये हैं कंज्यूमर के पास, तो ये भी कंज्यूमर के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। 1,3 पे ओवरऑल कितने पैसे खर्च होंगे? टोटल 10 रुपीज़। नो डाउट कंज्यूमर के पास 10 रुपीज़ है, तो ये भी बजट सेट का पार्ट होगा। सिमिलरली अब 1,4 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन दैट केस कंज्यूमर की इनकम से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, देयरफॉर हम 1,4 नहीं बना सकते। तो अगला ऑप्शन हम फिर ऊपर आ गए। अब हमने क्या किया, इस 1 को एक और इंक्रीमेंट कर दिया 2 से। अब अगर हम 2 यूनिट ए की खरीदते हैं तो टोटल 8 रुपीज़ तो हमारे ए पे ही खर्च हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2,0। इस केस में ओवरऑल 8 रुपये खर्च हो रहे हैं, हमारे पास 10 रुपये हैं, अफोर्डेबल है ये ऑप्शन हमारे लिए।
अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हम 0 को 1 से इंक्रीज करेंगे, तो देयरफॉर अगला कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा 2,1। इस केस में क्या होगा, पूरे 10 रुपये खर्च हो जा रहे हैं। अब अगर हम 2,2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन दैट केस होगा क्या, 10 रुपये से ज़्यादा क्वांटिटी रुपये की ज़रूरत होगी जो कि कंज्यूमर के पास नहीं है। देयरफॉर ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट कॉम्बिनेशन। अगर हम इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश करें, मतलब अगर हम इस 2 को 3 से इंक्रीज करते हैं, तो 4 × 3 कितना होता है, 12। कंज्यूमर की इनकम है 10 रुपीज़। 12 ऑप्शन में ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर ये क्या हो गया हमारा लास्ट ऑप्शन। ये ओवरऑल जितने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है कंज्यूमर के पास, ये सब किसका पार्ट होंगे, बजट सेट के। इसमें से वो कॉम्बिनेशंस जहां 10 रुपये पूरे पूरे खर्च हो रहे हैं, वो कॉम्बिनेशंस किस में जाएंगे, हमारे बजट लाइन में, दैट इज 0,5, 1,3 एंड 2,1, बिकॉज इन पे पूरे 10 रुपये कंज्यूमर के खर्च हो रहे हैं। तो इसलिए ये बंडल्स किसका पार्ट होंगे, बजट लाइन का। नो डाउट ये बजट सेट का भी पार्ट है, बट क्योंकि इन पे पूरी इनकम खर्च हो रही है, इसलिए ये बजट लाइन का भी पार्ट बनेंगे। नाउ अब बात करते हैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट लाइन की। बजट लाइन का डायग्राम किस तरीके से बनेगा। यहाँ हमको एग्जाम्पल में कंज्यूमर की इनकम दी हुई है 20 रुपीज़, अभी हमने 10 रुपीज़ डिस्कस की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट ए की प्राइस दैट इज एप्पल की प्राइस दी है 4 रुपीज़ और बनाना की 2 रुपीज़। कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग बजट लाइन बनती है। कंज्यूमर की इनकम यहाँ पे कितनी है, 20 रुपीज़, मतलब एप्पल और बनाना के हम वो कॉम्बिनेशंस देखेंगे जहाँ पूरे 20 रुपये खर्च हो रहे हों। वो सारे कॉम्बिनेशंस हमको क्या हेल्प करेंगे, बजट लाइन को ड्रॉ करने में। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पूरे 20 रुपये कंज्यूमर के खर्च हो रहे हैं। अगर कंज्यूमर 5 एप्पल्स लेता है और 0 बनाना, उसके पूरे 20 रुपीज़ खर्च होंगे। 4 एप्पल 2 बनाना, 3 एप्पल 4 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 1 एप्पल 8 बनानास एंड 0 एप्पल 10 बनानास। ओवरऑल इन कॉम्बिनेशंस में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं कंज्यूमर के, पूरे 20 रुपये। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस किसका पार्ट है, हमारे बजट लाइन की। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर के इनकम के लिमिट के अंदर परचेज किए जा सकते हैं, बेसिकली वो किसका पार्ट होंगे, बजट सेट के। इसलिए उन कॉम्बिनेशंस की बात हमने यहाँ पे नहीं की है। ग्राफ की बात करें अगर, तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है एप्पल, वाई एक्सिस पे बनाना। पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, 5 एप्पल्स एंड 0 बनानास। तो बेसिकली ये है हमारा पॉइंट नंबर ई, 5 एप्पल्स 0 बनानास। अगला कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, 4 एप्पल 2 बनानास, देन 3 एप्पल 4 बनानास, 2 एप्पल 6 बनानास, 1 एप्पल 8 बनानास एंड 0 एप्पल 10 बनानास। ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अगर, तो ये बेसिकली क्या होंगे हमारे वो पॉइंट्स जहाँ पे कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो रही है। कंज्यूमर की जहाँ पूरी इनकम खर्च होती है, वहाँ उस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द बजट लाइन। देयरफॉर ये जो लाइन हमको मिली है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ बजट लाइन। इस बजट लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बजट सेट को। इस पॉइंट पे कंज्यूमर की इनकम से पैसा कम खर्च हो रहा होगा, लेकिन वो ऑप्शन कंज्यूमर के पास अवेलेबल होगा। देयरफॉर इस ग्राफ के अंदर, इस लाइन के अंदर आने वाला हर पॉइंट किसका पार्ट होगा, बजट सेट का। और इस लाइन के बाहर अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं, तो वो कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब कंज्यूमर उसको नहीं परचेज कर सकता, बिकॉज वहाँ कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी जो कंज्यूमर के पास अभी नहीं है। अब एक पॉइंट की और बात करते हैं। यहाँ हमने बजट लाइन बोला, बजट कर्व नहीं बोला। दैट्स वाई ये जो हमको ये फिगर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी कर्व का शेप क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी स्लोप कैसी है। बजट लाइन की स्लोप की बात करें अगर, तो बजट लाइन की स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन से। मतलब हमने कितना सेक्रीफाइस किया है और कितना हम गेन कर रहे हैं। नो डाउट जो सेक्रीफाइस होता है, मॉनिटरी जो उसकी वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है सेक्रीफाइस की वजह से। हालांकि कंपैरिजन के पर्पस से, एनालिसिस के पर्पस से हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, माइनस के साइन को इग्नोर करके चलेंगे। ये जो स्लोप है ये डिपेंड कर रही है सेक्रीफाइस और गेन पे। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर को रिलेट करें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो जब हमने 0 से 1 एक एप्पल गेन किया, तो हमने कितने बनाना सेक्रीफाइस किए, 10 to 8 2। 1 से 2 1 एप्पल गेन किया, तो हमने 8 से 6
2 बनाना सेक्रीफाइस किए। मतलब हर बार एक एप्पल गेन करने के लिए हमको कितने बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, 2 बनानास। हर बार सेम वैल्यू से सेक्रीफाइस है और सेम अमाउंट से गेन है, जिसकी वजह से जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो कैसी आएंगी, कांस्टेंट। हर बार हमको स्लोप का रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम वैल्यू सेक्रीफाइस्ड अपॉन सेम वैल्यू गेन। जब स्लोप कांस्टेंट होगी तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में। दैट्स वाई यहाँ पे हमको जो फिगर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोल रहे हैं बजट लाइन। बजट कर्व वर्ड हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो बजट लाइन की स्लोप है इसको हम प्राइस रेशियो भी बोल सकते हैं। प्राइस रेशियो का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। मतलब ए या एक्स किसी भी पहले प्रोडक्ट की प्राइस डिवाइडेड बाय सेकेंड प्रोडक्ट की प्राइस, उसको हम बोलते हैं प्राइस रेशियो। बजट लाइन को हम प्राइस रेशियो क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ये जो बजट लाइन का मेन फॉर्मूला है स्लोप ऑफ बजट लाइन का, दैट इज सेक्रीफाइस अपॉन गेन। ये जो सेक्रीफाइस और गेन है ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की प्राइसेस पे। मतलब अगर हमको एप्पल की 1 यूनिट गेन करनी थी तो एप्पल की 1 यूनिट कितने की है, 4 रुपये की। बनाना कितने के हैं, 2 रुपये के। मतलब एक एप्पल के लिए हमको कम से कम 2 बनाना सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। एक बनाना सेक्रीफाइस करने से एक एप्पल नहीं मिल सकता, बिकॉज ये प्राइजेस हमको अलाउ नहीं करेंगी। प्राइस क्या है एप्पल की, 4 रुपीज़। देयरफॉर बनाना की 2 रुपीज़ प्राइस के अकॉर्डिंग जब हम 2 बनाना का सेक्रीफाइस करेंगे तभी हमारे पास 4 रुपये बचेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम एक एप्पल और एक्स्ट्रा परचेज कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो सेक्रीफाइस और गेन है ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट की प्राइसेस पे। दैट्स वाई जो बजट लाइन की स्लोप है उसको हम प्राइस रेशियो भी बोल सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। पहली प्रॉपर्टी है कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट इज निगेटिवली स्लोप्ड होता है। मतलब एक कमोडिटी में अगर हम गेन करते हैं तो दूसरे में हमको सेक्रीफाइस करना होता है, और इस सेक्रीफाइस की वजह से जो हमारे बजट लाइन की स्लोप होती है या बजट लाइन का जो हमारा पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी इज बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन में बनता है, क्यों बनता है, बिकॉज इसकी स्लोप जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट। प्राइस रेशियो कांस्टेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया। सेक्रीफाइस और गेन की जो वैल्यू आती है वो हर बार सेम होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस। देयरफॉर बजट लाइन कैसा बनता है हमारा, स्ट्रेट लाइन में। नाउ वी विल डिस्कस द चेंजेस इन बजट लाइन, दैट इज शिफ्ट और रोटेशन। सबसे पहले शिफ्ट की बात करते हैं। जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए तो उसकी वजह से बजट लाइन क्या होगी हमारी, शिफ्ट। बेसिकली अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर दोनों ही प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज कर पाएगा। इन दैट केस जो चेंज आएगा वो कैसा चेंज आएगा कि अगर पहले कंज्यूमर ए यूनिट परचेज कर रहा था तो अब A1 परचेज कर पाएगा। यहाँ अगर B यूनिट परचेज कर रहा था तो B1 कर पाएगा। ये जो डायरेक्शन है कर्व का वो कैसा है, लाइन का राइट साइड है। तो बेसिकली बजट लाइन हमारी क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर दोनों ही प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ को कम परचेज करेगा। तो जो हमको लाइन मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पहले से नीचे की तरफ, कौन से डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड। तो ये जो नया फिगर बनेगा हमारा वो कौन से चेंज को डिनोट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को। नॉर्मली सजेशन के तौर पे ये बोल रही हूँ मैं कि अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें कि जो हमारा मेन फिगर है, मेन लाइन है, उसको हम डार्क लाइन से डिनोट करें और चेंज को अगर हम हमेशा डॉटेड लाइन से डिनोट करें तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है और अंडरस्टैंड करना भी उसको इजी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस इस चेंज पे आएंगे। ये जो नई बजट लाइन हमने बनाई, या ऊपर वाली बजट लाइन की बात करें, राइटवर्ड शिफ्ट की या लेफ्टवर्ड शिफ्ट की, ये दोनों ही लाइन कैसी बनी है, ओरिजिनल बजट लाइन के पैरेलल। ऐसा क्यों है, बिकॉज इन तीनों की स्लोप क्या है, सेम। बजट लाइन की जो पोजीशन चेंज हो रही है वो इनकम की वजह से चेंज हो रही है, प्रोडक्ट के प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया है। और जो बजट लाइन की स्लोप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की प्राइजेस पे। तो बेसिकली बजट लाइन जो है हमारी AB या A1 B1 या A2 B2, तीनों की जो स्लोप होगी वो सेम होगी, बिकॉज तीनों पे प्राइजेस तो प्रोडक्ट की सेम है। दैट्स वाई जब स्लोप सेम होगी तो तीनों एक दूसरे के क्या बनेंगे, पैरेलल। अब बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट की प्राइजेस में चेंज आए तो उसकी वजह से बजट लाइन में क्या चेंज आएगा। अगर दोनों कमोडिटीज़ की प्राइस एक साथ चेंज हो,
एक साथ इंक्रीज हो जाए या एक साथ डिक्रीज हो जाए। तो जैसे हमने ऊपर इनकम के इफेक्ट को समझा है वैसे ही चेंज हमारा प्राइस में भी आएगा। अगर दोनों प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं तो हम दोनों को ज़्यादा खरीद पाएंगे, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। अगर दोनों प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं तो हम दोनों को ही कम खरीद पाएंगे, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। हालांकि पैरेलल एक दूसरे के नहीं बनेंगे, बिकॉज इन दैट केस स्लोप चेंज हो जाएगी। अब अगर बात करें हम कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है, से फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल लिया हुआ है और एप्पल की प्राइस में चेंज आता है। अगर एप्पल की प्राइस रिड्यूस हो जाती है तो हम पहले से ज़्यादा एप्पल परचेज कर पाएंगे। इन दैट केस ए से हम A1 मूव करेंगे। डायरेक्शन क्या है ये? राइटवर्ड। तो हमको नई बजट लाइन जो मिलेगी, बी का तो कोई चेंज हमने डिस्कस किया नहीं है, इसलिए बी तो यहीं से स्टार्ट होगा। और नई बजट लाइन हमको कैसे मिलेगी? आगे की तरफ। ये क्या डिनोट करेगी? राइटवर्ड रोटेशन। सिमिलरली अगर एप्पल की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाए, इन दैट केस हम पहले से कम एप्पल परचेज कर पाएंगे, तो ये मूवमेंट कैसा हो जाएगा हमारा? लेफ्टवर्ड, इस डायरेक्शन में। सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा बनाना के ऊपर भी। बनाना को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। अगर बनाना की प्राइसेस कम हो जाती हैं तो हम बनाना ज़्यादा परचेज करेंगे, तो मूवमेंट कैसा होगा? बी से B1। डायरेक्शन क्या रहेगा? राइटवर्ड। और अगर बनाना महंगे हो जाते हैं तो हम कम परचेज करेंगे उनको, देयरफॉर मूवमेंट कैसा होगा? बी से B2 की तरफ। डायरेक्शन क्या है ये? लेफ्टवर्ड। ये साइड लेफ्टवर्ड और ये राइटवर्ड। नाउ अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली, MRS जो है वो प्राइस रेशियो के बराबर होना चाहिए, दैट इज P ऑफ X अपॉन P ऑफ Y। एंड सेकेंड कंडीशन इज MRS मस्ट फॉल, कंटिन्यूसली MRS क्या होना चाहिए? फॉल। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करें अगर, तो MRS को हमने किसके इक्वल रखा है? प्राइस रेशियो के। बेसिकली MRS जो होता है वो किसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है? इंडिफरेंस कर्व की, और प्राइस रेशियो बजट लाइन की स्लोप को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को बजट लाइन की स्लोप से इक्वल कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए। जहां दोनों की स्लोप बराबर होंगी, बेसिकली दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो यही सेम चीज़ हम फिगर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया बिकॉज हम MRS को कंसिडर कर रहे हैं, और ये हमने क्या बनाई? AB बजट लाइन, बिकॉज हम प्राइस रेशियो को ले रहे हैं। ये दोनों पॉइंट E पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच, मतलब इन दोनों पॉइंट पे इनकी स्लोप्स क्या होंगी? इक्वल। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या होती है? MRS, और बजट लाइन की स्लोप क्या होती है? प्राइस रेशियो। मतलब इस पॉइंट पे MRS किसकी इक्वल होगा? प्राइस रेशियो के। तो ये पॉइंट E क्या डिनोट करेगा? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो दो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये सिर्फ ये शो करने के लिए बनाए हुए हैं कि इन दोनों पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। IC1 तो टच ही नहीं कर रहा है बजट लाइन को हमारी, तो इसलिए यहाँ तो कोई भी पॉइंट इक्वल मिलेगा नहीं हमको इनकी स्लोप्स का। सिमिलरली IC1 की बात करें अगर, IC3 जैसे टच नहीं कर रहा है, तो IC1 दो पॉइंट पे टच कर रहा है। इक्विलिब्रियम दो पॉइंट पे नहीं हो सकते, इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे होता है। देयरफॉर IC1 और IC3 ये दोनों ही इक्विलिब्रियम के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। मेन फिगर क्या है हमारा? IC2 है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है किस पॉइंट पे? पॉइंट E पे। बिकॉज इस पॉइंट पे इन दोनों की स्लोप क्या है? बराबर। और इनकी स्लोप्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? MRS और प्राइस रेशियो से। नाउ अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइस रेशियो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हमको इक्वल ही मिले। देयरफॉर दो कंडीशंस अराइज होती हैं। पहली कंडीशन, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू बड़ी हो प्राइस रेशियो के अकॉर्डिंग। कंसेप्चुअली बात करें अगर, तो बेसिकली इस सिचुएशन में क्या होगा कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट A से ज़्यादा होगा Y से कम। देयरफॉर कंज्यूमर X को ज़्यादा मतलब A या X को ज़्यादा परचेज करेगा और Y को कम परचेज करेगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक MRS फॉल नहीं होता और फॉल होके प्राइस रेशियो के बराबर नहीं हो जाता। ये तो हमने कंसेप्चुअली बात की। याद रखने के लिए अगर स्टूडेंट्स को डाउट हो या कंफ्यूजन क्रिएट हो एग्जाम में कि हमको इस सिचुएशन में X को ज़्यादा परचेज करना है या Y को, तो हम टू कमोडिटी केस से इसको हिंट बना के याद रख सकते हैं। जो हमारा टू कमोडिटी केस है उसमें बेसिकली ये सिंबल जो आता है हमारा बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का, इस सिंबल के इस तरफ में हम लेते हैं कमोडिटी X को और इस तरफ कमोडिटी Y को।
जिस साइड की वैल्यू बड़ी होती है कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज करता है टू कमोडिटी केस में। तो सिमिलरली हम ये याद रख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है लेफ्ट साइड ये एक्स का है और ये साइड वाई का है। जो साइड बड़ा होगा कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज करेगा। तो बेसिकली ये साइड एक्स का है, एक्स का साइड बड़ा है अभी, तो कंज्यूमर किसको परचेज करेगा, एक्स को ज़्यादा परचेज करेगा और वाई को कम। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, कंसेप्चुअली इसको हम वैलिड नहीं मान सकते। सिमिलरली अगर एमआरएस की वैल्यू कम है प्राइस रेशियो से, इन दैट केस कंज्यूमर किसको ज़्यादा परचेज करेगा, वाई को, और एक्स को क्या करेगा, कम परचेज करेगा। वाई को ज़्यादा परचेज करेगा और एक्स को कम। ऐसा कब तक करेगा, जब तक एमआरएस इंक्रीज होके वापस प्राइस रेशियो की इक्वल नहीं आ जाता और इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, कि एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल करना चाहिए। बिकॉज एमआरएस अगर कंटिन्यूसली फॉल करेगा तभी इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स बनेगा, और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये ज़रूरी है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स शेप्ड हो, तभी वो बजट लाइन को टच कर पाएगा और हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा। दैट्स वाई दोनों कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।